Good morning to one and all. I am Prem Kumar Patle. My dear students, today I am here along with the second part of the third three orders. My dear students, in today's session, we will read about the knights. Okay, the knights, which was a distinctive group. After that, we will see the first order, that is clergy. बच्चों, हम इसके बाद प्रथम वर्ग पादरी वर्ग जो था उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे. देन वी विल सी द monks, भिक्षुज एंड विल गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द चर्च एंड सोसाइटी. हम देखेंगे कि चर्च और समाज का आपस में किस तरह से संबंध था. एंड आफ्टर दैट वी विल सी द थर्ड ऑर्डर, पीजेंट्स, फ्री एंड अनफ्री. एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट इंग्लैंड. माय डियर स्टूडेंट्स, in previous session I have explained about the vassalage system, okay, which was which was the part of the second order, the nobility. Okay, vassalage system was a noble accepted the king as his senegal or lord and made a mutual promise to loyalty and protection. As well as in this system involves a ceremony in which both tax, vows and vassals also given the written charter or a staff or even a clod of earth as a symbol of the earth. बच्चों, मैंने आपको वैसलेज सिस्टम के बारे में लास्ट सेशन में बताया था कि किस तरह से वो अपने लॉर्ड के प्रति समर्पित रहते हैं और लॉर्ड भी अपने इन दासों को एक जो ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता है या उनको कह लीजिए कि जो ज़मीनें उनको दान में दी जाती है, वो क्लॉड ऑफ अर्थ या चार्टर, रिटर्न चार्टर के तौर पर उन्हें एक सिंबल के तौर पर दिया जाता है कि आपको ये जो ज़मीन है वो दान में दी जाती है. एंड द नोबल्स एंजॉयड सेवरल प्रिविलेजेस एट द टाइम. Okay, they had judicial powers, already I have explained about it, even right to issue coins. They also had power to raise their army, which was known as federal levies. Okay, already I have explained about that. And we have discussed about the manorial estate. Now dear students, in this session I am going to explain about the knights. My dear students, there were regular localized war in Europe. Okay, बच्चों, हम ये फ्रांस के परिप्रेक्ष्य में पढ़ने जा रहे हैं. देयर वर रेगुलर लोकलाइज्ड वॉर इन यूरोप. द इनसफिशिएंट amateur peasant soldiers and lack of good cavalry had created problems, and this led to evolution of a new section of people in society known as knight. बच्चों, जो पादरियों का अभिजात वर्ग था, उसके बाद में जब हमने मैनर के बारे में पढ़ा, अब हम नाइट्स के बारे में देखते हैं कि जो 9th सेंचुरी थी, फ्रॉम द 9th सेंचुरी देयर वर फ्रिक्वेंट लोकलाइज वार इन यूरोप. 9वीं सदी से यूरोप में स्थानीय युद्ध प्राय होते रहते थे. ठीक है, और जो शौकिया तौर पर अगर हम बात करें, द एमेच्योर पीजेंट सोल्जर वाज नॉट सफिशिएंट. शौकिया कृषक सैनिक जो थे वो पर्याप्त नहीं थे. एंड गुड कैवलरी वाज नीडेड, और उस समय एक कुशल अश्वसेना की आवश्यकता थी. तो इस परिस्थितियों ने एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया. दिस लीड टू ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ अ न्यू सेक्शन ऑफ पीपल दैट दीज वर नाइट्स. ये बेटा नाइट्स कहलाते थे. दे वर लिंक टू द लॉर्ड्स. ये लॉर्ड से उसी तरह संबद्ध थे जस्ट एज द लैटर वर लिंक टू द किंग. जिस प्रकार ये लॉर्ड से उसी प्रकार संबंधित होते थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा से संबंध रखता था. ठीक है, मतलब कि नाइट्स लॉर्ड के प्रति स्वामी भक्ति रखते थे जिस तरह से लॉर्ड जो होते थे राजा के प्रति समर्पित रहते थे. एंड द लॉर्ड गेव द नाइट्स अ पीस ऑफ लैंड. बच्चों, लॉर्ड ने नाइट को भूमि का एक भाग दिया जिसे फीफ कहा जाता था. ठीक है, एंड प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट इट, और उसकी रक्षा करने का वचन दिया. फीप को नाइट जैसे कोई जिन नाइट्स को ये ज़मीन दी जाती थी, फीफ यानी ज़मीन के टुकड़े मिलते थे, वो उत्तराधिकार में भी पाया जा सकता था. ऐसा नहीं है कि उसे जीता जा सकता था, नहीं.
आज कोई नाइट है, नाइट के पास जो ज़मीन है उसके बाद उसका बेटे को वो ऑटोमेटिकली वो ज़मीन मिल जाएगी. द फीफ कुड बी इनहेरिटेड. ओके, it extended and to anything between 1000 and 2000 acres or more, including a house for the knight and his family. बच्चों ये जो ज़मीन होती थी जो इन्हें मिलती थी वो 1000 से 2000 एकड़ या उससे भी अधिक फैली हो सकती थी, जिसमें नाइट और उसके परिवार के लिए उसका घर भी होता था, चर्च होता था, और इसके अलावा बेटा वहाँ जो पंचक्की होती थी वो भी वहाँ पर इस्टेब्लिश होती थी, वाटर मिल्स होते थे इन्हें, और वाइन प्रेस जो मदिरा संपीड़क होते थे उसके परिवार के लिए घर होता था, चर्च होता था, उस पर डिपेंड करने वाले लोगों के रहने के लिए भी वहाँ व्यवस्थाएं होती थी. तो इतने बड़े एरिया में नाइट का आधिपत्य होता था. एज इन द फेडरल मैनर द लैंड ऑफ द फीफ वॉज कल्टिवेटेड बाय पीजेंट्स. बच्चों जिस तरह से जो आपने देखा था ना फेडरल मैनर, सामंती मैनर की तरह, जो फीफ की भूमि को कृषक ही जोते थे, पीजेंट्स ही उसको भी उस पर खेती करते थे. और बदले में क्या होता था, बदले में इन एक्सचेंज द नाइट पेड हिज लॉर्ड अ रेगुलर फी. ये देखिए नाइट को किसने ज़मीन दी, लॉर्ड ने. तो नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था, ठीक है, इसके बदले में, एंड प्रॉमिस टू फाइट फॉर हिम इन वॉर. और वो ये इस बात का भी वादा करता था या वचन देता था कि जब कभी युद्ध होगा तो वो अपने लॉर्ड की तरफ से वो युद्ध लड़ने का भी वचन देता था. ठीक है, अभी बेटा नाइट्स एक प्रकार के समझ लीजिए योद्धा हुआ करते थे, योद्धा थे. टू कीप देयर स्किल, ठीक है, अपनी सैन्य योग्यता को बनाए रखने के लिए क्या करते थे, टू कीप देयर स्किल नाइट्स स्पेंड टाइम ईच डे फेंसिंग एंड प्रैक्टिसाइजिंग टैक्टिक्स विद डमीज. ये नाइट प्रतिदिन अपना समय बाड़ा बनाने, घेराबंदी करने के लिए, फेंसिंग लगाने में करते थे. और जो पुतले होते थे डमीज़, उनसे अपने रण कौशल, युद्ध करने की कला जो है उस उनके साथ वो प्रैक्टिस करते रहते थे. अपने बचाव का अभ्यास करने के लिए वो इस प्रकार की व्यवस्थाएं उन्होंने बना रखी थी कि वो प्रैक्टिस करके अपने स्किल को और भी इम्प्रूव कर सके. तो डमीज़ का यूज़ करते थे. अ नाइट माइट सर्व मोर देन वन लॉर्ड. ये नाइट था वो अपनी सेवाएं अन्य लॉर्डों को भी दे सकता था, केवल एक लॉर्ड के भरोसे ही नहीं. बट हिज फॉरमोस्ट लॉयल्टी वाज टू हिज ऑन लॉर्ड. लेकिन उसकी सर्वप्रथम निष्ठा अपने लॉर्ड के लिए ही होती थी. ठीक. इन फ्रांस फ्रॉम द 12th century minstrels traveled from manor to manor. बच्चों ये जो minstrels होते थे वे कौन होते थे इसको मैं समझाता हूँ. जो 12th century होती थी उसमें जो गायक थे, गायक वो फ्रांस के मैनरों में, जो उनके घर होते हैं ना बड़े बड़े घर, उनमें वीर राजाओं के बारे में कहानी बताते थे. सिंगिंग सॉन्ग्स विच टोल्ड स्टोरीज पार्टली हिस्टोरिकल पार्टली इन्वेंटेड अबाउट ब्रेव किंग्स एंड नाइट्स. जो फ्रांस के मैनरों में ये वीर राजाओं की और नाइट्स की वीरता की कहानियाँ बताते थे ये मिन्स्ट्रल्स. ठीक. और घूमते घूमते ये गीतों के रूप में घूमते घूमते सुनाते थे, लोगों के यहाँ जा जाकर सुनाते थे. इसमें से कई कहानियाँ या कई गीत जो थे वो हिस्टोरिकल होते थे, ऐतिहासिक होते थे, और सम पार्टली वो इन्वेंटेड, कुछ काल्पनिक होते थे जो खुद से बना लेते थे. ठीक है. इन एन एज वैन नॉट टू मैनी पीपल कुड रीड एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स वर फ्यू, दिस ट्रैवलिंग बार्ड्स वर वेरी पॉपुलर. बच्चों उस काल में जब बहुत अधिक संख्या में पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, पांडुलिपियाँ होती थी, और ये भी अधिक नहीं होती थी, तब ये जो घूम घूम करके अपनी बातें कहने वाले जो घुमक्कड़ चारण होते थे, जिन्हें ट्रैवलिंग बार्ड्स कहते हैं, ये बड़े प्रसिद्ध होते थे, बड़े पॉपुलर होते थे. मैनी मैनर्स हैड अ नैरो बालकनी अबाउट द लार्ज हॉल वेयर द पीपल ऑफ मैनर गैदर्ड फॉर मील्स. बच्चों अनेक मैनर जो होते थे भवनों में के मुख्य कक्ष के ऊपर एक संकरा सा छज्जा होता था. ठीक है. और ये जो भवन होते थे उसमें लोग क्या होता था, भोजन करने के लिए एकत्रित होते थे. तो यह एक यहाँ पर क्या होता था, ये लोग यहाँ बैठते थे. दिस वाज द मिन्स्ट्रल्स गैलरी. ये गायकों की गायक दीर्घा होती थी. यहाँ गैलरी में बैठ करके ये जो गायक है अपने गीत या कहानियाँ सुनाते थे और लोग वहाँ बैठ करके अपने भोजन का
आनंद उठाते थे और मनोरंजन करते हुए इस सभागार में वो अपना भोजन करते हुए इन गीतों को सुनते थे। तो इस तरह से जो नाइट्स थे दे वर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट टाइम। ओके, ये अपने लॉर्ड्स को अपनी सारी सेवाएं प्रदान करते थे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। दे वर वेरी स्किल्ड, वो बहुत ही स्किल्ड होते थे। दे वर स्किल्ड इन द सेंस ऑफ कैवलरी फोर्स। ओके, अश्व सेना की आवश्यकता होती थी, तब इस वर्ग का उदय हुआ था। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर विच वन वाज क्लर्जी। बच्चों, जो पादरी वर्ग होता था उसके संबंध में मैं अब आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इन द फर्स्ट ऑर्डर which was known as clergy means all person who are related to the church। ओके, ये ऐसे लोग होते थे बेटा जो जिनका संबंध किससे होता था? चर्च से होता था। इट इंक्लूड्स पोप, बिशप्स एंड प्रीस्ट ऑफ चर्च, द हेड ऑफ वेस्टर्न चर्च, द पोप हु लिव्ड इन रोम, सर्फ्स एंड फिजिकली चैलेंज्ड एंड वीमेन कुड नॉट बिकम द प्रीस्ट। ओके, मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझा रहा हूँ, बतला रहा हूँ। So you have to understand very carefully. Again I am going to explain. In the first order, which is known as clergy, means all person who are related to church. Okay, and it includes pope, bishops and priests of church, and the head of western church, the pope who lived in Rome। आपको पता होना चाहिए कि जो वेस्टर्न चर्च होती है उनका हेड किसको माना जाता है? पोप को। और कहाँ रहते हैं वो? रोम में। Serfs physically challenged persons and women could not become the priest। Okay, the Catholic Church was the most powerful as how it did not depend on the rulers। बच्चों, ये कैथोलिक चर्च बड़ी पावरफुल हुआ करती थी, ये रूलर्स पर डिपेंड नहीं करती थी। The church had its own laws and land, bishops had vast estates। Church also collect the taxes which was 1/10 share of production and it was known as a tithe। ओके बच्चों, जो चर्च के थ्रू टैक्स कलेक्ट किया जाता था उसको टाइथ कहा जाता था। ठीक, और उसका टैक्सेस का चार्जेस कितना होता था? 1/10 शेयर ऑफ द प्रोडक्शन। द चर्च आल्सो गॉट मनी बाय द रिच पर्सन्स एज अ डोनेशन। इसके अलावा चर्च जो धनाढ्य वर्ग होता था उससे भी डोनेशन के नाम पर मनी कलेक्ट करता था। एंड ऑलमोस्ट ऑल विलेजेस हैड चर्च। सभी गांव में लगभग चर्च हुआ करती थी। वेयर पीपल गैदर्ड ऑन संडे, प्रे एंड लिसन टू द सर्मन्स ऑफ द प्रीस्ट। जहां वो अपने पादरी के प्रवचन को सुनती थी। संडे के दिन स्पेशल प्रेयर का टाइम रखा जाता था। टू शो देयर पावर एंड इन्फ्लुएंस मैनी राइट एंड रिचुअल्स वर कॉपीड बाय चर्च। Okay, the act of kneeling while praying with hands clasped, okay, head bowed with identical to knights act to take vow for their lords। The term lord for God was also adapted from feudal customs। Now dear students, हम समझने की कोशिश करें कि कैथोलिक चर्च के अपने नियम थे। ओके, द कैथोलिक चर्च हैड इट्स ऑन लॉ ऑन लैंड्स गिवन बाय टू इट बाय रूलर्स एंड कुड लेवी टैक्सेस। बच्चों, इन्हें राजा के द्वारा भूमि जमीन में दी जाती थी कैथोलिक चर्च को, और जिनसे वे कर उगा सकते थे। ठीक है, एंड इट वाज दस अ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन। ये बहुत ही शक्तिशाली संस्था होती थी। विच डिड नॉट डिपेंड ऑन द किंग, जो राजा पर निर्भर नहीं होती थी। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द कैथोलिक चर्च। बच्चों, ध्यान समझना है। एट द हेड ऑफ द वेस्टर्न चर्च वाज द पोप। मैंने आपको बतला चुका हूँ कि पश्चिमी चर्च का अध्यक्ष पोप होता था। एंड ही लिव्ड इन रोम। वो कहाँ रहता था? रोम में। द क्रिश्चियंस इन यूरोप वर गाइडेड बाय बिशप्स एंड क्लैरिक्स। बच्चों, यूरोप के जो ईसाई समाज होता था उसका मार्गदर्शन वहाँ के बिशप करते थे, वहाँ के पादरियों के द्वारा किया जाता था, जो किसके पार्ट थे? हु कॉन्स्टिट्यूटेड द फर्स्ट ऑर्डर, जो कि प्रथम वर्ग के अंग होते थे। मोस्ट विलेजेस हैड देयर ओन चर्च वेयर पीपल असेंबल्ड एवरी संडे टू लिसन द सर्मन ऑफ द प्रीस्ट एंड द प्रे टुगेदर। हर प्रत्येक रविवार को लोग पादरी के धर्मोपदेश को सुनने के लिए, सामूहिक प्रार्थना करने के लिए वहाँ चर्च में इकट्ठा हुआ करते थे। Everyone could not become the priest। मैंने आपको बतला चुका हूँ कि हर कोई पादरी नहीं बन सकता था।
जैसे कि सर्प यानी कि कृषिदास जो होते थे वो नहीं बन सकते थे, जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है वो नहीं बन सकते थे। वीमेन कुड नॉट बिकम प्रिस्ट, यहाँ तक कि स्त्रियों पर भी प्रतिबंध था कि वो चर्च में पादरी नहीं बन सकते हैं। जो पुरुष पादरी बनते थे, ठीक है, मेन हु बिकेम प्रिस्ट कुड नॉट मैरी, जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे। बिशप्स वर द रिलीजियस नोबिलिटी, धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे। बिशपों के पास लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीरें होती थी, ज़मीन जायदाद होती थी और वे शानदार महलों में रहते थे। चर्च में जो बिशप्स होते हैं वो शानदार महलों में रहते थे और उनके पास वैसी ही ज़मीनें होती थी जैसे लॉर्ड्स के पास हुआ करती थी, ठीक है। दी चर्च वॉज एंटाइटल्ड टू a tenth share of whatever the peasants produce from their land over the course of the year called the tithe। मैं आपको बतला चुका हूँ बच्चों कि चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे टाइथ कहते थे। और अमीरों द्वारा अपने कल्याण के लिए या मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण के लिए दिया जाने वाला दान भी उस चर्च की इनकम का सोर्स हुआ करता था, ठीक है। एंडोमेंट्स made by the rich for their own welfare and the welfare of their deceased relatives, close relatives in the afterlife। मरणोपरांत अच्छा जीवन हमारा कल्याण हो इस हेतु दान दिया जाता था, वो भी चर्च के लिए इनकम का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था। Some of the important ceremonies conducted by the church copied formal customs of the feudal elites। बच्चों, जो चर्च के औपचारिक रीति रिवाज की कुछ महत्वपूर्ण रस्में होती थी, सामंती कुलीनों की नकल किया करते थे। देखिए, द एक्ट ऑफ नीलिंग वाइल प्रेइंग, प्रार्थना करते वक्त हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, घुटने के बल झुकना। नाइट द्वारा अपने वरिष्ठ लॉर्ड के प्रति वफादारी की शपथ लेते वक्त अपनाए गए जो तरीके थे उसकी नकल करता था। और इसी प्रकार ईश्वर के लिए लॉर्ड शब्द का प्रचलन एक उदाहरण में शामिल किया गया। मैंने आपको बतलाया था कि द टर्म लॉर्ड फॉर गॉड वाज आल्सो अडैप्ट फ्रॉम फेडरल कस्टम्स। ये भी सामंती संस्कृति का एक परिचायक था, ठीक है, उस जिसके द्वारा सामंती संस्कृति चर्च की उपासना की कक्षों में प्रवेश करने लगी थी। चर्च के उपासना कक्षों में वो प्रवेश करने लगी। इस प्रकार से क्या होने लगा, दस रिलीजियस एंड द ले वर्ल्ड ऑफ फेडरलिज्म शेयर्ड मैनी कस्टम्स एंड सिंबल्स। तो इस प्रकार जो अनेक सांस्कृतिक, सामंती रीति रिवाज, तौर तरीके चर्च की दुनिया में अपना लिया गया था। मतलब फेडरलिज्म के बहुत सारे कल्चर को चर्च की जो राइचुअल प्रैक्टिसेस थी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, उसमें शामिल किया जाना शुरू होने लगा था, शेयर होने लगे। कस्टम, सिंबल सब शेयर होने लगे। हम बात कर रहे थे ना कि किस तरह से प्रेयर करते समय दोनों हाथों को जोड़ा जाता है, घुटनों के बल झुक करके, सिर झुका करके घुटनों के बल बैठना, किस तरह से वफादारी को दिखलाना नाइट्स के थ्रू। नाइट्स कंडक्टेड हिमसेल्फ वाइल टेकिंग वॉस ऑफ लॉयल्टी ऑफ हिज लॉर्ड, है ना। तो ये जो तौर तरीके थे ये सब इसमें शामिल होना शुरू हो चुके थे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू नो अबाउट द मॉन्क्स एंड नन्स, ठीक है। जो संत होते, भिक्षु होते थे, उनके बारे में जानना। After from the church, devout Christians had earlier kind of organization। चर्च के अतिरिक्त कुछ विशेष श्रद्धालु जो थे ईसाइयों की तरह दूसरी तरह की संस्था थी, ईसाइयों की तरह दूसरी तरह की संस्था थी। और कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति, ठीक है, कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति पादरियों के विपरीत जो लोगों के बीच नगरों में, गाँव में रहते थे, एकांत जिंदगी जीना पसंद करते थे। बच्चों, ऐसा नहीं है कि केवल चर्च में ही लोग अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त करते हों। विशेष श्रद्धालु जो ईसाई होते, जो चर्च के अतिरिक्त होते थे, वो केवल चर्च में ही नहीं बल्कि वो एक अलग तरह की संस्था होती थी, अनदर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सम डीपली रिलीजियस पीपल चूज टू लिव आइसोलेटेड लाइव्स। वो कुछ एकांत की जिंदगी जीना पसंद करते थे, इन कॉन्ट्रास्ट द क्लैरिक्स हु लिव्ड अमंग्स पीपल इन टाउन एंड विलेजेस। ठीक है, ये पादरियों के विपरीत कुछ लोग होते थे ना, जो नगरों और गांव में भी रहते थे, अलग जिंदगी जीना पसंद करते थे। वे धार्मिक समुदायों में रहते थे जिन्हें एबी या मोनेस्ट्री या मठ कहते थे। ठीक है, दे लिव्ड इन रिलीजियस कम्युनिटीज कॉल्ड एबेज
or monasteries, often in places very far from human habitation. और जो मठ होते थे बेटा, मोनास्ट्रीज होती थी, ये अधिकतर आम आदमियों की आबादी से बहुत दूर हुआ करती थी. Often in places very far from human habitation. And two of the more well-known monasteries were those established by Saint Benedict in Italy in 529 and of Cluny in Burgundy in 910. बच्चों, दो सबसे अधिक प्रसिद्ध मठ थे, मोनास्ट्रीज, दो महत्वपूर्ण प्रसिद्ध मोनास्ट्रीज थी. वो थी एक मठ था बेटा 529 में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट, और दूसरा था 910 में बरगंडी में स्थापित क्लूनी था. बरगंडी में जो था वो क्लूनी था. तो ये दो इंपॉर्टेंट मोनास्ट्रीज के नाम आपको याद रखने हैं. मॉन्क्स took vows to remain in the abbey for the rest of their lives and to spend their time in prayer, study and manual labor like farming. बच्चों, जो भिक्षु होते थे ना, मॉन्क्स, वो अपना सारा जीवन आबे में रहने और समय पर प्रार्थना करने में, स्टडी करने में, अध्ययन करने में, और फार्मिंग जैसे यानी कृषि जैसे जो शारीरिक श्रम में लगाने का व्रत लेता था. ये अपना जो टाइम है बेटा इसमें स्पेंड करते थे. मैनुअल लेबर लाइक फार्मिंग में, स्टडी करने में. अनलाइक प्रीस्टहुड, दिस लाइफ वाज ओपन टू बोथ मेन एंड वीमेन. बच्चों, पादरी कौन बन सकता था या कौन नहीं बन सकता था? अगर हम बात करें तो सर्फ्स नहीं बन सकते थे, फिजिकली चैलेंज पीपल नहीं बन सकते थे, इवन वीमेन भी नहीं बन सकती थी. लेकिन पादरी कार्य के विपरीत भिक्षु की जिंदगी जो थी बेटा, वो पुरुष और महिला दोनों ही अपना सकते थे. ठीक है. मेन बिकेम मोंक्स एंड वीमेन नन्स. बच्चों, जो पुरुष होते थे वो मोंक कहलाते थे और स्त्रियां नन कहलाती थी. अब कुछ ऑबों को छोड़कर ज़्यादातर में एक ही लिंग के व्यक्ति रह सकते थे. एक्सेप्ट इन अ फ्यू केस ऑल अबेज वर सिंगल सेक्स कम्युनिटीज, दैट इज देयर वर सेपरेट अबेज फॉर मेन एंड वीमेन. मतलब कुछ आबों को छोड़ दिया जाए तो एक ही लिंग के व्यक्ति रह सकते थे. पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग आबे थे. ठीक है. पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुणियां भी विवाह नहीं कर सकती थी. लाइक प्रिस्ट, मोंक्स एंड नन्स डिड नॉट मैरी. ये भी विवाह नहीं कर सकते थे. फ्रॉम स्मॉल कम्युनिटीज ऑफ 10 और 20 मेन वीमेन, monasteries grew to communities, often to several hundreds, with large building and landed estates with attached school or colleges and hospitals. बच्चों, जो 10-20 स्त्रियों के जो छोटे समुदाय से बढ़कर के मठ में अब सैकड़ों की संख्या में समुदाय बनने लगे. बड़ी इमारतें, भूमि की जागीरों के साथ स्कूल, कॉलेजेस और अस्पताल जो होते थे वो जुड़ने लगे, संबद्ध होने लगे. और दे कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट्स. और इन समुदायों ने कला के विकास में बड़ा योगदान दिया. आबेस हिल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था. आबेस हिल्डेगार्ड वॉज अ गिफ्टेड म्यूजिशियन एंड डिड मच टू डेवलप द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी सिंगिंग ऑफ प्रेयर्स इन चर्च. अब बच्चों, जिसने क्या किया, चर्च की प्रार्थनाओं में जो सामुदायिक गायन होता था, कम्युनिटी सॉन्ग, उस गायन की प्रथा के विकास में इसने सबसे बड़ा रोल प्ले किया था. कौन था? आबेस हिल्डेगार्ड. आबेस हिल्डेगार्ड डेवलप द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी सॉन्ग्स सिंगिंग इन द प्रेयर इन चर्च. आबेस हिल्डेगार्ड, आपको ये अंडरलाइन करना है. फ्रॉम द 13th century सम ग्रुप्स ऑफ मॉन्क्स कॉल्ड फ्रायर. बच्चों, फ्रायर्स choose not to be based in a monastery but to move from place to place, preaching to the people and living to charity. बच्चों, 13th century में, 13वीं सदी में भिक्षुओं की कुछ समूह जिन्हें फ्रायर कहते थे, उन्होंने मठों में न रहने का निर्णय किया और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे. है ना. दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्रीचिंग टू द पीपल, लोगों को उपदेश देते थे, एंड लिविंग ऑन चैरिटी, और जो दान दक्षिणा मिल जाती थी उस पर वो अपनी जीविका का निर्वहन करते थे. तो ये आपको आबेस हिल्डेगार्ड ध्यान रखना है. आपको फ्रायर का एक कॉन्सेप्ट अभी आपने समझा. मोंक और नन कौन बन सकता था इसको देखा.
इटली में जो सेंट बेनेडिक्ट थी, जो हम इम्पोर्टेंट मोनास्ट्रीज की बात करें तो एक मोनास्ट्री थी बेटा 529 में इटली में जो सेंट बेनेडिक्ट थी, और 910 में बरगंडी में स्थित क्लूनी, इसको आपने जाना। By the 14th century, there was a growing uncertainty about the value and purpose of monasticism. जो 14th सेंचुरी के आते आते जो मोनास्टिज्म था, मठवाद था, उसके महत्व को, उसके पर्पस को, उसके वैल्यू को के बारे में कुछ शंकाएं व्याप्त होने लगी थी। वो कैसी थी? इन इंग्लैंड में लैंगलैंड्स पोयम, जो लैंगलैंड की एक कविता थी बेटा, पियर्स प्लाउमैन contrasted the ease and luxury of the lives of some monks with the pure faith of simple plugmen and shepherd and poor common laborers. बच्चों, जो इंग्लैंड में लैंगलैंड की कविता पियर्स प्लाउमैन में कुछ भिक्षुओं के जो लग्जरियस लाइफ है, आरामदायक और विलासितापूर्ण जीवन की, साधारण जो कृषक थे और शेफर्ड्स यानी जो गडरिये होते थे, और जो गरीब मजदूरों के विशुद्ध विश्वास से तुलना की गई थी। ठीक है। और इंग्लैंड में भी, आल्सो इन इंग्लैंड, चौसर रोड द कैंटरबरी टेल्स। चौसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखा और लैंगलैंड ने क्या लिखा बेटा? पियर्स प्लाउमैन, है ना। या इसको आप जरूर नोट करेंगे। उसमें भिक्षुणी यानी नन, मोंक भिक्षु और फ्रायर का हास्यास्पद चित्रण किया गया है। किसमें? कैंटरबरी टेल्स में, चौसर के, विच हैड कॉमिक पोर्ट्रेट्स ऑफ द नन, अ मोंक एंड फ्रायर। तो कहीं ना कहीं जो मोनास्टिज्म थी उसके वैल्यूज़ को लेकर, उसके ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के मन में शंकाएं आना शुरू हो गई थी कि देखिए, मोंक्स कौन होते थे? जो इस तरह की लग्जरियस लाइफ को नहीं जीते थे। वो एक साधारण किसान की तरह या शेफर्ड की तरह या एक वर्कर्स की तरह देखा जाता था ना। वो अपना जो टाइम था वो स्टडी में या हार्ड वर्क फार्मिंग एक्टिविटी में अपने आप को शामिल करते थे। वो ऐसी जगह पर रहते थे जो आबादी से दूर होती थी। तो एक साधारण जीवन के लिए उन्हें जाना जाता था। लेकिन जब देखा गया कि बड़े आरामदायक और विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं, तो उसको कविता के माध्यम से चित्रित किया गया। और वो लैंगलैंड की कविता जो थी पियर्स प्लाउमैन में इस बात को समझाया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में अब शंकाएं आने लगी थी। नाउ वी हैव टू सी अबाउट द चर्च एंड सोसाइटीज। द यूरोपियंस बिकेम क्रिश्चियंस। Though Europeans became Christians, they still held on to some of their old beliefs in magic and folk tradition. बच्चों, यूरोपवासी ईसाई बन गए थे और उन्होंने अभी भी कुछ हद तक जो चमत्कार होते थे, मैजिक और रीति रिवाजों से जुड़े हुए अपने विश्वासों को नहीं छोड़ा था। क्रिसमस एंड ईस्टर बिकेम इंपॉर्टेंट डेट्स फ्रॉम द 4th सेंचुरी। जो क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर की जो महत्वपूर्ण तिथियाँ वो बन चुके थे। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला जो ईसा मसीह के जन्मदिन ने एक पुराने पूर्व रोमन त्यौहार का स्थान ले लिया था। क्राइस्ट बर्थ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर रिप्लेस्ड एन ओल्ड प्री रोमन फेस्टिवल, द डेट ऑफ विच वॉज कैलकुलेटेड बाय द सोलर कैलेंडर। बेटा, वो पुराने रोमन त्यौहार का स्थान ले लिया था। अब 25 दिसंबर ने ईसा मसीह के जन्मदिन के तौर पर, और इस तिथि की गणना किस पर की जा रही थी? सोलर कैलेंडर, सौर पंचांग के आधार पर की गई थी। Easter marked the crucifixion of Christ and his rising from the dead. बच्चों, ईस्टर ईसा के जो सूली पर चढ़ा दिया गया था और उसके बाद में सूली पर चढ़ाने के बाद में जो वो पुनर्जीवित होने का, इसका वो प्रतीक के रूप में देखा जाता था। परंतु उसकी तिथि निश्चित नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसने ल्यूनर कैलेंडर पर आधारित जो प्राचीन त्यौहार था उसका स्थान ले लिया था। ठीक है। बट इट्स डेट वॉज नॉट अ फिक्स्ड वन, because it replaced an older festival to celebrate the coming of spring after a long winter dated by the lunar calendar. जो ईस्टर ईसा के सूलारोपण की बात की जा रही है, जो उनके जीवित होने की बात की जाती है, उस तिथि की उसकी निश्चित तिथि नहीं थी, क्योंकि वो ल्यूनर कैलेंडर पर आधारित एक जो प्राचीन त्यौहार था उसका स्थान ले लिया था, जो लंबी सर्दी के पश्चात कब आता था? वो स्प्रिंग सीजन, बसंत के
आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता था, उस तिथि को उस समय उसका स्थान ले लिया गया था, इसलिए उसकी तिथि निश्चित नहीं मानी जाती है। ट्रेडिशनली ऑन दैट डे पीपल ऑफ ईच विलेज यूज टू मेक अ टूर ऑफ देयर विलेज लैंड्स। बच्चों, परंपरागत रूप से उस दिन प्रत्येक गांव के व्यक्ति अपनी गांव की भूमि का दौरा करते थे। ठीक है। विद द कमिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी दे कंटिन्यू टू डू दिस। ईसाई धर्म के आने पर उन्होंने इसे जारी रखा था, और अब वे उसे ग्राम के स्थान पर पैरिश कहने लगे थे। अब गांव की जगह पे क्या कहने लगे? बट दे कॉल्ड द विलेज द पैरिश, पैरिश कहने लगे। ओवरवर्क्ड पीजेंट्स वेलकम्ड हॉलीडेज बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टेड टू वर्क देन। बच्चों, जो काम से दबे हुए कृषक होते थे इन पवित्र दिनों में छुट्टियों के दिनों का स्वागत करते थे, क्योंकि वे इन दिनों उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था। दिस डेज वर मीन्ड फॉर प्रेयर, बट पीपल यूजुअली स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ देम हैविंग फन एंड फेस्टिंग। बच्चों, वैसे तो यह दिन जो था प्रार्थना करने के लिए होता था, परंतु सामान्यतः लोग जो थे अधिकतर समय मौज मस्ती करने में, दावतों को उड़ाने में, इस तरह से बिताते थे। हालांकि क्या करना चाहिए था? उन्हें इसके लिए प्रार्थना करने के लिए इस दिन को व्यतीत करना चाहिए था। पिलग्रिमेज वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिश्चियंस लाइफ एंड मैनी पीपल वेंट ऑन लॉन्ग जर्नी टू श्राइन्स ऑफ मार्टर्स और टू बिग चर्चेस। बच्चों, जो तीर्थ यात्रा ईसाई के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होने लगी थी, और बहुत से लोग जो शहीदों की समाधियों पर जाने लगे, बड़े बड़े गिरजाघरों की वो लंबी यात्राएं करने लगे थे। तो इस तरह से हमने देखा कि चर्च और समाज आपस में किस तरह से संबद्ध था। इसमें सोलर कैलेंडर और लूनर कैलेंडर पर आधारित कुछ त्योहारों, पुराने जो रोमन त्यौहार थे, उनका स्थान अब नए त्योहारों ने ले लिया था। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द थर्ड ऑर्डर। We have to get an information regarding the peasants, free and unfree persons. Let us now turn to the vast majority of people. बिल्कुल, ये एक विशाल समूह है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने इसके पहले दो वर्गों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक, तो पहले जो दो वर्ग थे उनके भरण पोषण का काम कौन करता था? यही करते थे पीजेंट्स ग्रुप, दोज हु सस्टेन दी फर्स्ट टू ऑर्डर्स। कौन कौन से थे बेटा? याद होगा आपको, एक तो क्लैर्जी ग्रुप हो गया, और सेकंड में जो था वो लॉर्ड जो थे, नोबिलिटीज, उनके बारे में। कल्टिवेटर्स वर्क ऑफ टू काइंड्स, फ्री पीजेंट्स एंड सर्व्स। बच्चों, जो काश्तकार एंड पीजेंट्स थे वो दो तरह के होते थे। एक फ्री पीजेंट यानी स्वतंत्र किसान होता था, और सर्फ, जिन्हें क्या कहा जाता था? कृषिदास। ठीक है। फ्री पीजेंट्स हेल्ड देयर फार्म्स एज टेनेंट्स ऑफ द लॉर्ड। जो फ्री पीजेंट्स होते थे, स्वतंत्र किसान होते थे, वो अपनी भूमि को लाड़ के काश्तकार के रूप में देखते थे। ठीक। और द मेन हैड टू रेंडर मिलिट्री सर्विसेज। पुरुषों का सैनिक सेवा में योगदान भी आवश्यक होता था, है ना। जो खेतों में काम करने वाले कृषक होते थे वो समय आने पर मिलिट्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करते थे। पीजेंट्स फैमिलीज हैड टू सेट असाइड सर्टेन डेज ऑफ द वीक, usually 3 but often more, when they would go to the lord's estate and work there. बच्चों, कृषकों के परिवार को लार्ड की जागीरों पर जाकर के काम करने के लिए सप्ताह के 3 या उससे कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे, उससे अधिक कुछ दिन उसको निश्चित करने पड़ते थे। एंड द आउटपुट फ्रॉम सच लेबर कॉल्ड लेबर रेंट वुड गो डायरेक्टली टू द लॉर्ड। बच्चों, इस श्रम से होने वाला जो उत्पादन होता था वो सीधे कहाँ जाता था? उस जिसे श्रम अधि से या लेबर रेंट कहते थे, वो सीधे लॉर्ड के पास चला जाता था। ठीक। इन एडिशन दे कुड बी रिक्वायर्ड टू डू अदर अनपेड लेबर सर्विसेज। बच्चों, इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ ऐसे भी कार्य करने पड़ते थे, ठीक है, जिसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। जैसे लाइक डिगनिंग डिचेस, मतलब कि गड्ढे खोदना, गैदरिंग फायरवुड, जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करना, बिल्डिंग फेंसेस, बाड़ लगाना, रिपेयरिंग रोड्स एंड बिल्डिंग्स, सड़कें और इमारतों की मरम्मत करना, ये सभी चीज़ें। लेकिन इसके लिए उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती थी। दिस बिसाइड्स हेल्पिंग इन द फील्ड्स, वीमेन एंड चिल्ड्रन हैड टू डू द अदर टास्क। खेतों में मदद करने के अतिरिक्त जो उनकी स्त्रियां होती थी, बच्चे होते थे, उनको भी अन्य कार्य करने पड़ते थे। जैसे स्पन थ्रेड, सूत कातना,
वो क्लॉथ कपड़े बुनना, है ना, मोमबत्तियाँ बनाना, और लाड़ के उपयोग हेतु जो अंगूर के रस से निकाल कर मदिरा तैयार करते थे। ठीक है बेटा, ये मदिरा भी तैयार करने का काम किया करते थे। और इसके साथ ही एक एक टैक्स होता था बेटा, एक डायरेक्ट टैक्स होता था। देवर वन डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टाइल दैट किंग सम टाइम इम्पोज ऑन पीजेंट्स। ठीक है, और इसके साथ ही साथ उन पर एक टैक्स लगाया जाता था जिसे टाइल कहते थे, वो राजा कृषकों पर लगाते थे। और ये टाइल टैक्स जो होता था, ये क्लैर्जी ग्रुप और नोबल्स, इन पर ये इम्पोज नहीं होता था। सर्व्स कल्टिवेटेड प्लॉट्स ऑफ लैंड बट दिस बिलोंग टू द लॉर्ड्स। मच ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम दिस हैड टू बी गिवन टू द लॉर्ड। बच्चों, जो कृषिदास अपने गुजारे के लिए जिन भूखंडों पर कृषि करते थे, जिन भूमि के टुकड़ों पर वो खेती करते थे, वो लॉर्ड के स्वामित्व में थे, बिलोंग टू द लॉर्ड, एंड मच ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम दिस हैड टू बी गिवन टू द लॉर्ड। और जो इसमें से अधिकतर उपज होती थी वो लॉर्ड को देनी पड़ती थी। दे आल्सो हैड टू वर्क ऑन द लैंड विच बिलोंग्ड एक्सक्लूसिवली टू द लॉर्ड। वे जब इन भूमि के टुकड़ों पर कृषि करते थे जो केवल लॉर्ड के स्वामित्व में थी, इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी भी नहीं मिलती थी, और वे लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीर नहीं छोड़ सकते थे। दे नॉट रिसीव्ड एनी वेजेस, दे कुड नॉट लीव द स्टेट विदाउट द लॉर्ड परमिशन। वो लॉर्ड की परमिशन के बगैर उसे नहीं छोड़ सकते थे। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा? सर्फ्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना। द लॉर्ड क्लेम्ड अ नंबर ऑफ मोनोपोलीज एट द एक्सपेंस ऑफ हिज सर्फ्स। बच्चों, लॉर्ड कई तरीके से एकाधिकार का दावा करते थे। सर्व्स कुड यूज ओनली देयर लॉर्ड्स मिल टू ग्राइंड देयर फ्लोर, हिज ओवन टू बेक देयर ब्रेड, एंड हिज वाइन प्रेस टू डिस्टिल वाइन एंड बियर। बच्चों, सर्फ केवल अपनी लॉर्ड की चक्की में ही आटा पीस सकता था, उनके तंदूर में ही अपने लिए रोटी सेक सकता था, उनकी मदिरा संपीड़क से ही अपने लिए बियर तैयार कर सकते थे। और लॉर्ड यह तय कर सकता था कि कृषिदास को किसके साथ विवाह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। द लॉर्ड कुड डिसाइड whom a serf शुड मैरी और माइट गिव। किसके साथ विवाह करना चाहिए, या फिर कृषिदास की पसंद को ही अपना आशीर्वाद दे सकता था, परंतु इसके लिए वह शुल्क भी लेता था कि भाई तुम्हें इससे विवाह करना चाहिए। तो इस तरह की अगर सुझाव देना है या कृषिदास की जो पसंद है उसके हिसाब से उसका विवाह हो जाए तो उसे अपना आशीर्वाद देता था। तो इसके लिए उस सर्फ को पेमेंट भी देना पड़ता था। तो ये बात